अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सार सती और आप देख रहे हैं पीडी टीवी। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे इमरान खान अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फ़ाइनल राउंड की। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की, वो भी 3 माह पहले। और इसके अलावा जो नई माशी पॉलिसी पे काम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में इमरान खान और असद उमर के दरमियान जो एक सर्द जंग का आगाज़ हुआ है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में। तो सदर ममलिकत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है, वो भी 3 माह पहले। 17 सितंबर को वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने काम का आगाज़ करेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? PTI के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये कैसे मंजूरी दे दी, और वो भी इतने 3 माह पहले। ना उन्होंने इमरान खान से रब्ता किया और ना ही मुशावरत, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने मुकर्रर कर दिया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान कभी ये नहीं चाहते थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बने, वो तो कुछ और ही चाहते थे। ये तो खैर हुई तैनाती की बात। अब आगे चलते हैं। जो इबाम था पिछले चंद दिनों से बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। आप लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन की मुलाकातें, लतीफ़ खोसा और इमरान खान साहब की मुलाकातें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लतीफ़ खोसा गवर्नर पंजाब भी रहे, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। और इमरान खान से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा की और एतजाज़ अहसन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। लतीफ़ खोसा की तस्वीर पीपल्स पार्टी ने वॉल ऑफ शेम पे भी लगा दी है। इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा ने पहले इमरान खान साहब से मुलाकात की, फिर एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा ने इमरान खान की डायरेक्शंस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी मुलाकात की। और उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच बना दी है। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको भी इस बेंच में शामिल किया गया है। और जो 5 फेवरेट जजेस का बेंच होता था चीफ जस्टिस को, उसको बढ़ा के 5 से बढ़ा के उन्होंने 9 कर दी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस बेंच में क्यों शामिल किया गया? वो इसलिए कि ये मामला किसी सियासतदान का नहीं है, बल्कि ये फ़ौज का, और फ़ौज पहले डिसाइड कर चुकी है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा। और अगर मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ फैसला आता है तो जो मुश्किलात होंगी वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए होंगी, क्योंकि वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो ये बड़ी स्मार्टनेस और अक्लमंदी से उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस बेंच में शामिल किया। वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। और अगर मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो जूँ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने ओहदे का हल्फ लेंगे तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के साथ आप कह सकते हैं एक जंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये मुश्किलात उनके लिए भी होंगी। यही वजह है कि उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को और भी 2-3 सीनियर जजेस को शामिल करके 9 रुकनी बेंच बनाया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल राउंड है, और ये इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से बचाने की आखिरी चाल है। अब देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में क्या करती है और इस मामले को किस तरह टैकल करती है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, एक अहम मीटिंग हुई है, और जिसमें एक 2035 तक एक माशी पॉलिसी दी गई है। इसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, 4 वज़ीर आला भी शामिल थे, जिसमें ये बात की गई कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की जाएगी, एक माशी एजेंडा तरतीब दिया जाएगा, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे होंगे। और हुकूमत जिसकी भी आती है वो माशी एजेंडा 2035 तक एज़ इट इज़ जारी रहेगा। और इसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम भी किया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि जो भी बाहर से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएंगे उनकी राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा। एक वन विंडो ऑपरेशन होगा। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में है कि बराह रास्त इस तरह के किसी मामले में आर्मी चीफ ने शिरकत की, और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए पाक फ़ौज हर तरह का साथ देने के लिए तैयार है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते थे उनको बड़ी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती थी, और NOC लेने के लिए कई माह लग जाते थे, 1 साल 1.5 साल तक लग जाता था। तो इसलिए इसको वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए उन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। दूसरी वजह यह है कि
जब भी बाहर से कोई इन्वेस्टर आता है तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की यानी कि फ़ौज की गारंटी चाहता है, इसीलिए फ़ौज बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो माशी पॉलिसी दी गई है जो 2035 तक की होगी, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई है, क्योंकि हुकूमत आज कोई और है, कल कोई और, लेकिन जो ये पॉलिसी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर एग्री होंगी और हुकूमत जिसकी भी आएगी वो इस पर अमल दरामद करेगी। इसके साथ साथ एक और वजह है कि माजी में जो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में थी, फॉर एग्जांपल रेकोडेक, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के माशी मामलात में मुदाखलत करके पाकिस्तान का बहुत माशी नुकसान किया। रेकोडेक के प्रोजेक्ट्स को ख़त्म किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया और इंटरनेशनल कोर्ट्स में उन्होंने केस किया जिसमें पाकिस्तान को अरबों रुपए का जुर्माना हुआ। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान की जुडिशरी ने मुदाखलत की और उन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म किया। यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट को इसमें शामिल किया गया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा ताकि ये जो भी माशी मामलात हों अगले 8-10 साल उसमें ना एस्टेब्लिशमेंट और ना ही जुडिशरी रुकावट बने। अब आखिर में नाज़रीन बात करते हैं PTI के पोस्टर बॉय की, यानी कि असद उमर की, जिसको पोस्टर बॉय पेश किया जाता था। और अगर आप तहरीक इंसाफ के वोटर से बात करें तो अगर उनसे आप ये सवाल करें कि इमरान खान के बाद PTI में है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, तो वो ये जवाब देते थे कि असद उमर हैं, हम असद उमर को सपोर्ट करेंगे और नून लीग या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो पोस्टर बॉय तहरीक इंसाफ का, उसने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया और काशिफ अब्बासी के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी पॉलिसी है, उससे वो इख्तलाफ करते हैं और इस बात का इजहार वो 9 मई से पहले भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सच ये है कि असद उमर 9 मई के बाद जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ थे और वो ऑन बोर्ड थे हर मामले में। लेकिन गिरफ्तारी के डर से अब उन्होंने ये बात कहना शुरू की कि वो इमरान खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ रखते थे और वो इस बात का इज़हार 9 मई से पहले भी कर चुके हैं। आपने देखा होगा एक दिन पहले कि जब असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जो बेल रिजेक्ट हुई तो उसके बाद उन्होंने कैसे दौड़ें लगाई कोर्ट से और वो गाड़ी में बैठे और वहाँ से भाग गए। ये तो हकीकत है कि इमरान खान समेत जितने भी PTI के लीडर्स हैं उनको गिरफ्तारी का डर है। कुछ गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुए हैं और कुछ आके बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करके अपनी जान छुड़ाते हैं। और असद उमर की जहाँ तक बात है, असद उमर की बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने अपनी राहें इमरान खान साहब से जुदा कर ली या जब तक ये मुश्किल हालात हैं वो इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे। इस पे उनके इंटरव्यू के बाद PTI की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया और मुझे नहीं लगता कि इस इंटरव्यू और इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद इमरान खान साहब उनको एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी बात, अहम बात ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही हूँ, शाह महमूद कुरैशी हूँ या असद उमर, वो ये राह देख रहे हैं कि कब इमरान खान साहब रास्ते से हटें और वो तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करें। लेकिन इमरान खान साहब इन तीनों में से किसी को पार्टी हैंड ओवर नहीं करेंगे। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह नेगहबान।